विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश संसद। ब्रिटेन में सम्राट सहित लोक सदन और लॉर्ड सभा को संसद कहा जाता है। ब्रिटिश संसद द्विसदनीय है। प्रथम सदन हाउस ऑफ कॉमन्स और द्वितीय सदन का नाम हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रिटेन के द्वितीय सदन को, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी रचना, इसका संगठन किस प्रकार का है। तो ब्रिटेन में जो लॉर्ड सभा है वो एक कुलीन तंत्रीय संस्था कहलाती है। और यहाँ पर जो है, क्योंकि 2005 से पहले तक हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो वंश परंपरा पर आधारित वंशानुगत सदन था, इसलिए कुलीन तंत्रीय संस्था कहलाती थी। अब लॉर्ड सभा की रचना की हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की परामर्श पर सम्राट जितने भी सदस्यों को आवश्यक समझे उतने सदस्यों को पीयर की उपाधि प्रदान करके इसका सदस्य बना सकता है। जो इसके सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, इनमें अवकाश प्राप्त प्रधानमंत्री, अवकाश प्राप्त लोक सदन के अध्यक्ष, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश और जो है वायसराय, और इसके अलावा साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित और जो ख्याति लब्ध व्यक्ति होते हैं उनको भी लॉर्ड सभा की सदस्यता प्रदान कर दी जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भी अनुभवी व्यक्ति हैं उनको इसमें स्थान दिया जाता है। वर्तमान में 2010 में इसकी सदस्य संख्या 743 है। इसमें 2005 में वहाँ पर संवैधानिक सुधार कानून लाया गया और 2005 के द्वारा या इस कानून के द्वारा हम कह सकते हैं वहाँ पर 3 प्रकार के लॉर्ड्स जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं या इसके सदस्य होते हैं। सबसे पहला है धार्मिक लॉर्ड। इनकी सदस्य संख्या ब्रिटेन में 26 है। इसमें कैंटरबरी, यॉर्क और लंदन, इन तीनों जगह का जो आर्क बिशप है वो इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा डरहम और विंस्टन के जो बिशप हैं वो इसके सदस्य होते हैं। इस प्रकार से 5 सदस्य तो ये हो जाते हैं। शेष 21 सदस्य जो हैं ब्रिटेन के चर्च के जो वरिष्ठ बिशप होते हैं उनमें से चुने जाते हैं। यदि किसी कारणवश इनका स्थान, किसी भी धार्मिक लॉर्ड का स्थान रिक्त हो जाता है तो उसके बाद जो वरिष्ठ बिशप होता है या जो अधिकारी होता है वह उसका स्थान ग्रहण कर लेता है या उसके पद पर उसे मनोनीत कर दिया जाता है। अब दूसरे प्रकार के लॉर्ड्स हैं वंश परंपरागत पीर। 1999 में इस प्रकार के पीरों की 3 कैटेगरी लॉर्ड सभा में पाई गई। पहले तो थे कि दलीय साथियों के द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले पीयर। दूसरा लॉर्ड सभा पदाधिकारी, जिन्हें कि लॉर्ड सभा जो है या संपूर्ण सदन निर्वाचित करता है। और तीसरे राजघराने के सदस्य के रूप में। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये वंश परंपरागत जो पीयर हैं उनकी भी 3 कैटेगरियां हैं और ये 3 कैटेगरी के सदस्य जो हैं उसमें शामिल होते हैं। और तीसरे हैं आजीवन पीयर। 1958 में एक आजीवन पीरेज एक्ट वहाँ पर लाया गया और उसके द्वारा जो है सम्राट प्रधानमंत्री की परामर्श पर जो है आजीवन पीयर नियुक्त करता है या सम्राट को ये अधिकार दिया गया है कि वो आजीवन पीयर नियुक्त कर सकता है। ये कितने होंगे इसकी सदस्य संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक के क्षेत्र में जो अनुभवी प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनको आजीवन पीरेज
प्रदान करके लॉर्ड सभा की सदस्यता उनको प्रदान कर दी जाती है। 1958 से पूर्व तक लॉर्ड सभा पूरी तरीके से पुरुष प्रधान संस्था रही, इसमें कोई भी जो है महिला नहीं होती थी। लेकिन 1958 के इस आजीवन पीरियड एक्ट के माध्यम से जो है महिलाओं को भी पीयर की उपाधि प्रदान करके लॉर्ड सभा की सदस्यता प्रदान की गई और वर्तमान में करीब लगभग 121 महिलाएं लॉर्ड सभा की सदस्य हैं या सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। अब आते हैं कि लॉर्ड सभा की सदस्यों के विशेषाधिकार क्या है। वैसे तो लॉर्ड सभा के सदस्यों की शक्तियाँ काफ़ी कम वर्तमान समय में कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी उनके कुछ विशेषाधिकार हैं। जैसे सदन में उनके द्वारा कोई भी बात कही जाती है तो उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनको भाषण की स्वतंत्रता मिली हुई है। इसके साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि उन्हें जो है जो लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से भी सम्राट से संपर्क कर सकते हैं और उनसे विचार विमर्श और परामर्श कर सकते हैं। लेकिन ये अधिकार सिर्फ लॉर्ड सभा के सदस्यों को प्राप्त है, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को प्राप्त नहीं है, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य सिर्फ स्पीकर के माध्यम से सामूहिक रूप से ही सम्राट के पास पहुंच सकते हैं। तो परंतु उनकी तुलना में लॉर्ड सभा के सदस्य जो हैं व्यक्तिगत रूप से सम्राट से संपर्क कर विचार विमर्श कर सकते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि यदि लॉर्ड सभा के सदस्य होने के नाते उन्हें कुछ विशेषाधिकार मिले हैं तो लॉर्ड सभा के सदस्य होने के नाते उनके साथ कुछ निर्योग्यताएं भी जुड़ गई हैं। जैसे कि लॉर्ड सभा का कोई भी सदस्य जो है वो जब लोक सदन का निर्वाचन होता है तो उस निर्वाचन में न तो मताधिकार का प्रयोग कर सकता है और न ही वो लोक सदन के लिए जो है उम्मीदवार हो सकता है। साथ ही साथ यदि कोई पीयर है और साथ ही साथ लोक सेवक भी है तो वह लॉर्ड सभा की बैठकों में उपस्थित तो हो सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन न तो उसे मतदान में भाग लेने का अधिकार होता है और न ही हम कह सकते हैं कि वह लॉर्ड सभा में किसी प्रकार का कोई भाषण दे सकता है। तो ये उसके साथ निर्योग्यताएं जुड़ जाती हैं। इसके बाद है कि लॉर्ड सभा के सदस्यों के वेतन और भत्ते क्या क्या होते हैं। देखिए 1956 तक लॉर्ड सभा के सदस्यों को कोई भी वेतन भत्ते नहीं मिलते थे, लेकिन 1957 में जो है एक नियम बनाकर जो है कानून बनाकर उनको दैनिक भत्ते देने की व्यवस्था की गई। ऐसा इसलिए ताकि लॉर्ड सभा के सदस्य जो हैं लॉर्ड सभा की बैठकों में उपस्थित हों, लॉर्ड सभा की बैठकों में उपस्थित होने में रुचि लें, ऐसा इसलिए किया गया। और 1995 में लगभग 32 पाउंड प्रतिदिन के हिसाब से उनको दैनिक भत्ता दिया जाता था। इसके अतिरिक्त उन्हें कार्यालय के लिए और सचिव के रख रखाव के लिए भी अलग से कुछ धनराशि दी जाती है। अपने निवास स्थान से लेकर लॉर्ड सभा तक आने के लिए उन्हें यात्रा भत्ता भी दिया जाता है। इसके बाद है लॉर्ड सभा का स्पीकर। देखिए 2005 से पहले तक लॉर्ड सभा की अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर करता था, लेकिन 2005 के बाद ये व्यवस्था बंद कर दी गई और लॉर्ड सभा का जो है 2005 के संवैधानिक सुधार कानून के द्वारा लॉर्ड सभा के लिए उसका एक स्पीकर की व्यवस्था की गई इस कानून के द्वारा। और उस स्पीकर के संबंध में समस्त प्रकार की व्यवस्था और नियम बनाने का कार्य किसको सौंपा गया? लॉर्ड सभा को सौंपा गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लॉर्ड सभा की बैठकों की अध्यक्षता लॉर्ड सभा का स्पीकर करता है, न कि लॉर्ड चांसलर करता है। और साथ ही साथ जो लोक सदन है उसकी स्पीकर की भांति इससे सदन को अनुशासित और नियंत्रित रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब है लॉर्ड चांसलर। देखिए लॉर्ड चांसलर जो है अब 2005 के बाद लॉर्ड सभा की अध्यक्षता नहीं करता है, उसकी बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है, लेकिन आज भी वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता है और उसे
अन्य देशों में जो विधि मंत्री, न्याय मंत्री कहलाते हैं, वैसा ही दर्जा ब्रिटेन में मिला हुआ है। इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि आज की स्थिति में वो न तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और न ही जो है वो ब्रिटिश न्यायपालिका का अध्यक्ष है। इसके साथ अध्यक्ष अब हम कह सकते हैं कि लोकसभा की बैठक जो है वैभवशाली वेस्टमिनिस्टर भवन में होती है। हाउस ऑफ कॉमन्स की बैठकों के साथ ही इसकी बैठकें भी प्रारंभ होती हैं, साथ साथ चलती हैं। इसकी जो बैठकें हैं वो मंगल, बुध और गुरुवार को होती हैं, कभी कभी सोमवार को भी इसकी बैठकें होती हैं। बैठक लगभग 1 या 2 घंटे चलती है और बैठक की गणपूर्ति के लिए या बैठक के लिए आवश्यक सदस्य संख्या की उपस्थिति मात्र 3 सदस्यों की, यानी गणपूर्ति जो है उसकी वो कितनी है, 3 सदस्यों की है। यानी 3 सदस्य लोकसभा के यदि उपस्थित हो जाते हैं तो वह बैठक वैध मानी जाती है, उसकी कार्यवाही वैध मानी जाती है। लेकिन किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए कम से कम 30 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है, तभी वो विधेयक पारित माना जाएगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि लोकसभा की बैठकों में जो है वाद विवाद को सीमित, जब चर्चा होती है किसी विषय पर लोकसभा में, तो वहाँ पर वाद विवाद को सीमित करने के लिए कोई समापन प्रस्ताव नहीं लाए जाते हैं, जैसा कि लोक सदन में होता है। मात्र लोकसभा के सदस्यों के ऊपर मात्र 2 ही प्रतिबंध है। पहला तो ये कि कोई भी सदस्य एक दिन में किसी एक विषय पर 2 बार नहीं बोल सकता है और जो भी वो भाषण करेगा, जो भी वाद विवाद करेगा, वो विषय से संबद्ध होना चाहिए, विषय से असंबद्ध नहीं होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये हमने समझा कि लोकसभा की रचना, संगठन किस प्रकार का होता है। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा की शक्तियाँ। देखिए, लोकसभा 18वीं सदी के अंत तक लोकसभा जो है वो उसकी शक्तियाँ लोक सदन से अधिक थीं, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ लोक सदन के बराबर हुई और 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम के द्वारा लोकसभा की शक्तियाँ जो है वो बहुत कम कर दी गई। लोकसभा एक शक्तिहीन सदन कर दिया गया। लोकसभा की शक्तियों में सबसे पहले पढ़ेंगे हम विधायी शक्तियाँ। देखिए, जो 2 प्रकार के विधेयक होते हैं, एक वित्तीय विधेयक और दूसरे अवित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक वो जिनका वित्त से संबंध होता है, वित्तीय विधेयक साधारण विधेयक भी कहते हैं जिनका वित्त से कोई संबंध नहीं होता है। तो अवित्तीय विधेयक जो है वो किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वहाँ पर तो वित्तीय विधेयक लोकसभा में पहले भी प्रस्तुत हो सकते हैं और हम कह सकते हैं कि ऐसा अनेक अवसरों पर किया भी गया है। जैसे 1949 में कंपनी अधिनियम जो है वो सबसे पहले लोक सदन में प्रस्तुत ना करके लोकसभा में ही प्रस्तुत किया गया और जिसको लोक सदन ने अच्छी प्रकार से विचार विमर्श किया और 347 संशोधनों के साथ उसे प्रथम सदन में भेजा गया। और हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो है विधेयकों पर वो बहुत अच्छे प्रकार से विचार विमर्श करती है और जो कई बार उसके जो संशोधन होते हैं वो कई महत्वपूर्ण होते हैं कि और इसलिए लोक सदन उनको स्वीकार भी कर लेते हैं। इसके अलावा लोक सदन जो भी विधेयक पारित करके इसके पास भेजता है उन विधेयकों पर भी ये बहुत अच्छी प्रकार से विचार विमर्श करते हैं। लेकिन वित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा जो है किसी विधेयक को अधिक से अधिक जो है 1 साल तक रोके रखने का काम करती है, लेकिन किसी विधेयक को वो अस्वीकार नहीं कर सकती है। क्योंकि यदि लोकसभा किसी विधेयक को अस्वीकार कर देती है और हाउस ऑफ कॉमन्स या प्रथम सदन उसे पुनः स्वीकार कर लेता है या उसे पुनः पारित कर देता है और इस दौरान यदि 1 वर्ष का समय बीत जाता है तो वो विधेयक लोकसभा की अस्वीकृति के बाद भी सम्राट के हस्ताक्षर से कानून बन जाता है। ये 1 वर्ष की अवधि जो है वो लोक सदन के द्वारा पारित विधेयक लोक सदन के विधेयक के द्वितीय विचार करने के द्वितीय वाचन के समय से लेकर दूसरी बार विधेयक को पारित करने के
तीसरी वाचन के बीच का जो समय होता है वो 1 वर्ष में गिना जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साधारण विधेयकों के संबंध में लॉर्ड सभा जो है की शक्तियाँ ज़्यादा नहीं है। लॉर्ड सभा मात्र किसी भी विधेयक को 1 वर्ष तक रोके रखने का या उसमें विलंब करने का अधिकार रखती है। अब आता है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों के संबंध में लॉर्ड सभा 1949 के अधिनियम के द्वारा 1911 और 1949 के अधिनियम के द्वारा पूरी तरीके से शक्तिहीन हो गई है। वित्तीय विधेयक लॉर्ड सभा में पहले प्रस्तुत नहीं होगा। वित्तीय विधेयक सबसे पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत होगा और उसके बाद लॉर्ड सभा के पास आएगा और लॉर्ड सभा उसको जो है अस्वीकार नहीं कर सकती है। उसे मात्र 1 महीने का उसमें विलंब करने का अधिकार होता है और उसके बाद यदि लॉर्ड सभा ने उस विधेयक को अस्वीकार भी कर दिया है तो भी लॉर्ड सभा जो है 1 महीने के बाद वो हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो 1 महीने के बाद उस विधेयक को सम्राट के पास भेज करके उसे कानून का रूप दे सकता है। इस प्रकार से वित्तीय क्षेत्र में लॉर्ड सभा दुनिया का सर्वाधिक शक्तिहीन द्वितीय सदन कहलाता है। अब कहते हैं कि वित्तीय शक्तियों के बाद जो है उसकी कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्तियों में हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश मंडल के लगभग 4 सदस्य जो हैं वो किससे लिए जाते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लॉर्ड सभा से लिए जाते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से लिए जाते हैं, जिनमें कि एक सदस्य जो लॉर्ड चांसलर जो है वो भी अनिवार्य रूप से हाउस ऑफ लॉर्ड्स से ही लिया जाता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि वहाँ पर लॉर्ड सभा के सदस्यों को प्रशासनिक विषयों के संबंध में मंत्रियों से या सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। इसके साथ ही आप प्रशासन की जो नीतियां हैं, कार्य हैं, उनके संबंध में उन्हें खुला वाद विवाद करने का और आलोचना करने का भी अधिकार होता है। साथ ही साथ उनको जो है हम कह सकते हैं कि जो प्रदत्त व्यवस्थापन की तहत कार्यपालिका के द्वारा जो भी नियम विनियम और उपनियम बनाए जाते हैं उनकी जांच करने का अधिकार भी लॉर्ड सभा के पास है। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि लॉर्ड सभा के पास ये शक्ति जो है वो उसकी बहुत महत्वपूर्ण शक्ति बन जाती है, क्योंकि आज जो है वो लोक सदन के पास समय का अभाव होता है और ऐसी स्थिति में प्रदत्त व्यवस्थापन के ऊपर नियंत्रण और अंकुश रखने के लिए लॉर्ड सभा के पास पर्याप्त समय भी रहता है और इस प्रकार से इस संदर्भ में उसकी ये शक्ति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन हम कह सकते हैं कि लॉर्ड सभा को अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके सरकार को हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अविश्वास का प्रस्ताव लाने का अधिकार जो है वो सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स को है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि न्यायिक शक्तियाँ, लॉर्ड सभा के पास न्यायिक शक्तियाँ भी हैं। ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का हम कह सकते हैं कि अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में लॉर्ड सभा काम करती है और उस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपीली न्यायालय के रूप में जो भी उसके द्वारा निर्णय दिए जाते हैं उन निर्णयों के संबंध में लॉर्ड सभा का निर्णय अंतिम होता है। ब्रिटेन में सिर्फ संसद ही एक ऐसी संस्था है जो कि लॉर्ड सभा के द्वारा दिए गए किसी भी अपीली निर्णय को जो है रद्द कर सकती है या उसमें कोई परिवर्तन कर सकती है और इसके अलावा ब्रिटेन के किसी भी न्यायालय को उसमें कोई भी परिवर्तन करने का या उसके निर्णय को रद्द करने का अधिकार नहीं हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लॉर्ड सभा की शक्तियाँ बहुत कम हैं और लॉर्ड सभा जो है एक पुनर्विचार करने वाला और पुनरीक्षण करने वाला सदन रह गया है और इस संदर्भ में भी आज उसकी शक्तियाँ बहुत कम हो गई।